हेलो एचएससी स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो है हमें ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक एरोप्लेन है और जो है वो 500 मीटर बेसिकली भागता है रनवे पर टेक ऑफ से पहले, है ना, उड़ने से पहले 500 मीटर वो दौड़ता है। अब ये बोला गया कि दौड़ना शुरू करने से पहले वो रेस्ट पर था, ऑब्वियसली, है ना। तो रेस्ट पर था और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ साथ वो बढ़ता चला गया। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बढ़ता चला गया और उसने जो है पूरा रनवे जो कवर किया 30 सेकंड में कवर कर लिया। 30 सेकंड में पूरा रनवे कवर कर लिया, 500 मीटर का, आधा किलोमीटर का। सो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द टेक ऑफ, यानी कि जब उसने टेक ऑफ किया, जिस वक्त टेक ऑफ किया तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू हुआ है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है वो पता करना है। टाइम दे दिया गया है, डिस्टेंस दे दिया गया है, एक्सीलरेशन बोला है कांस्टेंट है बट बताया नहीं है कितना है। तो आइए फाइनल वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो दी गई जानकारी के मुताबिक इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, या फिर 0 किलोमीटर पर आवर भी ले लेते हैं, क्योंकि बाद में किलोमीटर पर आवर में जाना है हमको फाइनल वेलोसिटी के लिए, क्योंकि आंसर उस तरीके का दिया हुआ है। वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी दिया नहीं है फाइनल वाला, एक्सेलरेशन भी दिया नहीं है, टाइम दिया है 30 सेकेंड्स। चलिए, और जो है टाइम हो गया 30 सेकेंड्स, और जो हमें डिस्टेंस कवर जो हमने किया है ना, डिस्टेंस वो दिया है बेसिकली कितना दिया है, 500 मीटर, है ना, 500 मीटर। और हमें निकालने के लिए क्या बोला है, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। अब हमारे पास जो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं बेसिकली, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे अप्लाई होती हैं, उसमें से बेस्ट वाली कौन सी रहेगी। देखो, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी आ रही है। तो ऐसी वाली तो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, जिसका नाम है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये बेटर है। तो बेसिकली एस इज इक्वल्स टू 0 × t प्लस हाफ, मैं टी सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इनिशियल स्पीड 0 है, प्लस हाफ इंटू ए तो वैसे भी पता नहीं है, एस पता है, और एस कितना है, अच्छा चलो टी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो टी 30 सेकेंड्स है और एस जो है 500 मीटर्स है, और टाइम जो है दिया हुआ है 30 सेकेंड, 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा वो आइए देखते हैं। तो बेसिकली मतलब ये हमें एक्सेलरेशन आने वाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना आने वाला है। तो ये हो गया 500, ये हो गया शून्य, ये हो गया आपका 900/2 ए, मतलब सिंपली 450 ए आ गया। तो एक्सेलरेशन विल बी 500/450, तो 50/45, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो इट विल बिकम 10/9, है ना, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका जो है बेसिकली एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन मिल गया तो अब फाइनल वेलोसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो v इक्वल्स टू 0 प्लस 9/10, सॉरी 10/9, 10/9 इंटू 30। सो 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 होगा, ये 10 होगा। सो वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 100/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो मीटर पर सेकेंड में से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली एक मीटर कितना किलोमीटर होता है, 10⁻³ किलोमीटर होता है। अरे यार, 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 10⁻³ किलोमीटर, है ना। तो 1 मीटर में इतना रहता है। अच्छा, सेकेंड्स का क्या, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड रहते हैं। तो 1 सेकेंड में कितने घंटे हैं, 1/3600 आवर। तो यहाँ पर जो नीचे सेकेंड लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 1/3600 आवर। ठीक है, एक तरीके से लिख दूंगा। अच्छा, अब बेसिकली क्या होगा, v इक्वल्स टू 100/3 आएगा, ये 3600 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 3600 ऊपर, और ये जो 10⁻³ है नीचे आके 10⁻³ मतलब 1000 बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अच्छा, और ये 10 से ये 100 डिवाइड होके 10 बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली कुछ बचा ही नहीं है। अब 10 × 12 क्या हो जाएगा, 120। सो वेलोसिटी इज़ 120 किलोमीटर पर आवर,
which is the exact answer that we are getting in the textbook, right? सो यस, बेसिकली वेलोसिटी जो है 120 किलोमीटर पर आवर हमें आ रही है. सो आई होप आपको ये समझ में आया है. सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. हेलो HSC स्टूडेंट्स. सो बेसिकली हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं. सो थर्ड वाले सेक्शन का सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द थर्ड चैप्टर विच इज़ मोशन इन अ प्लेन. सो बेसिकली एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन रोड पे मूव कर रही है. उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और इसे रेस्ट पर लाया जा रहा है ब्रेक अप्लाई करके. तो ब्रेक अप्लाई किया तो रेस्ट पे आ जा रही है कार. ये कार कवर कर रही है डिस्टेंस 100 मीटर का. रुकने से पहले, स्टॉप होने से पहले 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार. यानी कि रिटार्डेशन मतलब डिसीलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन. अरे भैया ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड घटती है, बढ़ती नहीं है ना. तो स्पीड बढ़ती है तो एक्सीलरेशन होता है, स्पीड घटती है तो रिटार्डेशन या फिर डिसीलरेशन होता है. और पूछ रहे हैं दूसरा कि भैया पहले तो रिटार्डेशन बताओ कितना है. दूसरा पूछ रहे हैं कि टाइम कितना लगा कार को रेस्ट पे आने के लिए. ये जानते हैं एवरेज वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एवरेज वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि भैया ओवर अ लॉन्ग पीरियड कार रुकने वाली है. ओवर अ लॉन्ग पीरियड, है ना. सो जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है ना तो चीज़ें एवरेज हो जाती हैं, चीज़ें इंस्टेंटेनियस नहीं रहती हैं. ठीक है, इसके बारे में कभी सोचेगा, वो डिटेल अभी बहस करने का यहाँ पे टाइम नहीं है. वो हम लोग नॉर्मल थ्योरी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, एनीवे. सो एक कार जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी स्पीड दे दी गई है, उसको ब्रेक लगा के रोका गया है. कार ने रुकने से पहले 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है. हमें रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है और जो टाइम लगा कार को रुकने में वो भी कैलकुलेट करना है. सो बेसिकली कार की जो स्पीड थी, एक सेकेंड, इनिशियल स्पीड है ना. ब्रेक अप्लाई करने से पहले जो स्पीड पे वो चल रही है वो इनिशियल स्पीड है, वो 120 किलोमीटर पर आवर दे दी गई है. उसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, मीटर पर सेकंड में. तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं. 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड होते हैं. तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18. ठीक है, 5/18. अरे भैया करके देख लो यार. ये हो जाएगा 9 2, एक सेकेंड, 2 9 एंड 2 6 है ना, 16 to 5. सो इट विल बी 300/9, है ना. सो 65 300 होगा, 300/9 मीटर पर सेकेंड. सो इतना मीटर पर सेकेंड आएगा. वेलोसिटी विल बी 300/9 मीटर पर सेकेंड. इसको और भी चाहें तो आप यार सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा 100. सो 100/3, 100/3 मीटर पर सेकंड आप इसे ले सकते हैं. सो यू इक्वल्स टू 100/3 मीटर पर सेकंड. चलिए ये तो हो गया. खैर, ये तो भैया इनिशियल वेलोसिटी है ना. फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो होने वाली है क्योंकि बंदा रुकने वाला है और डिस्टेंस जो कवर किया वो 100 मीटर है. तो हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जानते हैं, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as. तो यहाँ से हमें आ जाएगा v² माइनस u²/2s इक्वल्स टू a. तो a की वैल्यू इतनी आ जाएगी. तो a निकालना है तो v है 0 का स्क्वायर और u जो दिया है वो 100/3 का स्क्वायर है. सो इट विल बी 100/3 का स्क्वायर और 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज़ 100. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस आई गई ऑब्वियसली क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए. सो ऊपर आ जाएगा आपका 10,000/9 इंटू 2 इंटू 100. ठीक है, सो 100 और 2 ज़ीरोज़ गायब हो गए और ये हो जाएगा 50. सो एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है -50/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. या फिर हम कह सकते हैं कि रिटार्डेशन इज़ 50/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन लिखना है तो माइनस में लिख दो, रिटार्डेशन बोलना है तो माइनस. समझ में आ गया कि भाई माइनस है, इट इज़ अज्यूम्ड दैट देयर इज़ अ माइनस. सो -50/9 वापस लिखने की ज़रूरत नहीं जब रिटार्डेशन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो 50/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अच्छा, ये तो हो गया. दूसरा सवाल ये था कि भाई रिटार्डेशन तो पता लगाओ ही, दूसरा भी पता लगाओ कितना वक्त लगा रुकने में. तो v इक्वल्स टू u+at, पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं. तो भैया रुकना है तो ज़ीरो स्पीड होनी है. इनिशियल स्पीड कितनी थी? 100/3. रिटार्डेशन कितना लगा है? -50 मतलब रिटार्डेशन इतना नहीं, एक्सेलरेशन कितना लगा है? -50/9. और उसके बाद में टाइम जो है भैया कितना लगा है अपने को? अच्छा, वही तो निकालना है, टाइम कितना लगा है वही निकालना है. सो बेसिकली हमें मिलेगा 50/90 इक्वल्स टू 100/3. तो यहाँ से 3 3 9 और यहाँ से 52 100.
सो टाइम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 विच इज़ 6 सेकेंड। सो 6 सेकेंड में गाड़ी रुक जाएगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया। प्रॉब्लम बड़ा आसान सा प्रॉब्लम था, दोनों काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज़ की, थर्ड वाली और फर्स्ट वाली, दैट्स इट। तो आपको जो रिटार्डेशन या डिसीलरेशन आया है वो 50/9 आया है और जो टाइम आया है वो 6 सेकेंड आया है। सो बेसिकली 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 6 सेकेंड, दैट इज़ द आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। हेलो HSC स्टूडेंट्स, सो थर्ड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक गाड़ी है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन 30 मिनट तक। उसके बाद में वो अपनी स्पीड बदल देती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है अगले 15 मिनट तक, और फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है 45 मिनट तक। तो इस गाड़ी की एवरेज स्पीड होगी क्या, आइए देखते हैं। तो हमें दिया गया है, पहली स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम दिया गया है 30 मिनट्स, सो 30 मिनट तक, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी स्पीड दी गई है जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर और वक्त दिया गया है 15 मिनट्स, 15 मिनट का टाइम दिया गया है। और तीसरी स्पीड दी गई है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया गया है 45 मिनट्स। अब एवरेज स्पीड पूछा है भैया, एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो ये कोई इतना डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है, क्योंकि जो एवरेज स्पीड होती है वो बेसिकली क्या होती है ना, कि इट इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो बेसिकली 3 टुकड़ों में किया गया, x1, x2, x3 में, और वक्त भी 3 टुकड़ों में आया है, t1, t2, t3 में। अब वक्त तो डायरेक्टली दिया है ना, वक्त की वैल्यू तो डायरेक्टली दी हुई है, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है, डिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो x1 क्या होगा, v1 इंटू t1, फिर x2 क्या होगा, v2 इंटू t2, और x3 क्या होगा, v3 इंटू t3। और यहाँ पे नीचे तो आपका एज़ यूजुअल तीनों टाइम मिला देंगे। तो भैया पहला टाइम जो है वो 30 मिनट का है, बाद में 15 मिनट का है, बाद में 45 मिनट का है। तो लगभग 1.5 घंटा है ना, 1.5 घंटा, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 1.5 घंटा है। सो बेसिकली 1 घंटा ये और आधा घंटा ये, तो 1.5 घंटा है। तो मैं नीचे आवर्स लिख देता हूँ। सो वी एवरेज में आपका नीचे आ रहा है 1.5 आवर्स, ठीक है, 1.5 घंटा आ रहा है। अच्छा, ऊपर का क्या हाल है? तो ऊपर का हाल ये है कि भैया कितना है स्पीड, 50 की स्पीड है, 30 मिनट, 30 मिनट को हम कह सकते हैं 1/2 आवर, है ना, आधा घंटा। तो हम यहाँ पे लेंगे 50 इंटू 1/2। बोलेंगे सर ऐसा क्यों ले रहे हो? अरे देखो, ये किलोमीटर पर मिनट नहीं है, किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आवर कैंसिल हो जाए और हमें डिस्टेंसेस किलोमीटर्स में आए, ठीक है। हमें डिस्टेंसेस ही चाहिए ना, ऊपर हमें ऊपर डिस्टेंसेस ही चाहिए। तो बेसिकली ये किलोमीटर पर आवर है, तो उसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि किलोमीटर में आंसर है। फिर V2 जो है वो है 30 और वक्त दिया है 15 मिनट। 15 मिनट मतलब 1/4 आवर, है ना, 1/4 घंटा हुआ ना, 15 मिनट तक चले हो आप तो 1/4 घंटा। और उसके बाद में फाइनली 70 की स्पीड से कितना चले हो, 3/4, 3/4। अरे भैया 45 मिनट्स है ना यार, तो 3/4 हो गया, ठीक है। नहीं समझता है ना घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, तो 30/60 करो, 15/60 करो, 45/60 करो, ऑटोमेटिकली 1/2, 1/4, 3/4 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, इतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली जो वी एवरेज की वैल्यू है वो आपको कितनी आ जाएगी, 25 प्लस ये करोगे तो कितना आएगा, तो इट विल बी 7.5, है ना, राइट। और फिर फाइनली ये कितना आ जाएगा अपना, 7 3 21, 21/4, और ये सारी चीज़ें किलोमीटर में आ रही हैं, डिवाइड बाई 1.5 करेंगे, किलोमीटर पर आवर में हमको आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ अभी मैं कैलकुलेटर से करके आपको जो है इसका आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो एक आया था 25, एक आया था 7.5 और एक था 21/4। तो उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 21
वैसे वो 5.25 होगा बट ठीक है एनीवे। सो 21 डिवाइड बाई 4 और फिर उसके बाद में इक्वल टू करके हमें डिवाइड करना है 1.5 से। तो हमको कितना आ रहा है, ये 25 आ रहा है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हाँ करेक्ट, गड़बड़ यहाँ पे है, ये 210 है भाई, 21 नहीं है 210 है। तभी मैं सोचूं कि इतना छोटा आंसर आ कैसे रहा है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो बेसिकली अरे भाई कहानी फिर से वहीं ले जानी पड़ेगी। तो हमारी जो कहानी थी वो ये थी, है ना। हिस्ट्री में मैंने देख लिया इसको, तो बैक ले जाते हैं 210 डिवाइडेड बाई 4। अब बेहतर है, अब सही है। तो इक्वल्स टू 85 आ रहा है, फिर इसको डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो आ रहा है आपका 56.667, मतलब सिंपली 56.67। ठीक है, तो 56। सो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमें आ गई 56.66 करके आ रहा है रिकरिंग। तो मैं 56.67 ले ले रहा हूँ किलोमीटर पर आवर। देखिए मुझे डाउट क्यों हुआ पता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, 50 है, 30 है, 70 है, इन सब का एवरेज मुझे इससे भी छोटा आ रहा था, मतलब इन तीनों से छोटा आ रहा था। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मली, है ना। तो ये जो है बेसिकली ये आंसर है इसका। तो यस यही आंसर है, 56.66 इन्होंने लिया है, बट एक्चुअल में 56.67 करना चाहिए राउंड ऑफ। चलिए एनीवे, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। प्रॉब्लम बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। हेलो HSC स्टूडेंट्स, तो फोर्थ प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिया गया है यहाँ पे एडजॉइनिंग फिगर में, और बेसिकली इसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट की गई है और एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि भाई डिटरमाइन कीजिए कि इनिशियल स्पीड कार की क्या थी, मतलब ये कार के लिए ग्राफ बनाया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या हमें बेसिकली इसके लिए नोट्स पे जाने की ज़रूरत है? नहीं, हम बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ से डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। देखिए इनिशियल स्पीड पूछा ना, तो भाई टाइम जब ज़ीरो है, टाइम जब ज़ीरो आप देख ही सकते हैं, जब वक्त ज़ीरो है, टाइम जब ज़ीरो है तो भैया स्पीड भी तो ज़ीरो ही है ना। अरे भैया टाइम मैंने ज़ीरो लिया है, क्योंकि टाइम की एक्सिस, टाइम इधर बढ़ रहा है ना, तो बेसिकली इधर घट रहा है। सो टाइम को जब मैं ज़ीरो पे ले आया तो स्पीड भी तो बेसिकली ज़ीरो पे है ना। यानी कि मैं कहने का मतलब है कि जब वक्त ज़ीरो था तो स्पीड भी ज़ीरो थी, यहाँ से स्टार्ट हुई है कार। ठीक है, तो इस टाइम और इस वेलोसिटी से स्टार्ट हुई है, तो पहले का आंसर ज़ीरो है। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज़ ज़ीरो। मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन्ड बाय द कार, अटेंड बाय द कार, सॉरी अटेंड। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन की है, तो भैया स्पीड बढ़ते 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 20 तक पहुंची, है ना, सामने देख सकते हैं 20, और उसके बाद में फिर 20 पे ही रही, और उसके बाद में फिर गिरने लगी, मतलब 20 से ऊपर गाड़ी गई ही नहीं। सो 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है ना, क्योंकि 20 मतलब मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी दी गई है, तो 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है। उसके बाद में कहा गया कि भैया पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग द जीरो एक्सेलरेशन, कौन सा पार्ट जो है जीरो एक्सेलरेशन दिखा रहा है। तो देखो एक्सीलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी बदलती है। एक्सीलरेशन होता क्या है, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल। लेकिन भैया जहाँ वेलोसिटी चेंज ना हो वहीं पे तो एक्सीलरेशन जीरो होगा ना, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज ना हो वहीं पे तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो वेलोसिटी कहाँ चेंज नहीं हो रही है, यहाँ तो चेंज हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ भी चेंज हो रही है, घट रही है। तो वेलोसिटी ए बी के बीच में, ए से बी के बीच में जो है कांस्टेंट है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तो मतलब एक्सीलरेशन ज़ीरो है। सो ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा अगला वाला जो सवाल है वो क्या है कि भाई पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो भाई कौन सा वाला जो पार्ट है उसमें कांस्टेंट रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब डिसिलरेशन, डिसिलरेशन का मतलब स्पीड का घटना। तो देखिए इसमें स्पीड यहाँ पे पहले 20 थी और यहाँ पे आके जीरो हो गई, तो मतलब स्पीड घटी है ना, है ना, और भी कॉन्स्टेंटली घटी, कॉन्स्टेंट घटी है तभी तो इस तरीके से आ रहा है। अगर अलग अलग तरीके से घटी होती, मतलब पहले ज़्यादा घट गई फिर बाद में धीरे घटी है, ऐसा कुछ होता तो बेसिकली ग्राफ जो है ऐसा आता, इस तरीके का गिरने का ग्राफ आता है, इस तरीके का। लेकिन अगर ऐसा सीधा सीधा ग्राफ गिर रहा है मतलब कांस्टेंट टाइप का रिटार्डेशन है, क्योंकि स्लोप इज कांस्टेंट, है ना। स्लोप इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा और कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ नेगेटिव स्लोप। तो कहने का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है। ठीक है, कांस्टेंट रिटार्डेशन, फिर मतलब BC वाला पार्ट। ठीक है, और फाइनली क्या बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द फर्स्ट 6 सेकंड्स। तो पहले जो 6 सेकंड हैं उन 6 सेकंड्स में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। सो 6 सेकंड के जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, बस आपको वही लेना है। तो या तो आप है ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में होता क्या है कि दो
अनइक्वल पैरेलल साइड्स होती हैं, 2 अनइक्वल पैरेलल साइड्स, इक्वल पैरेलल साइड्स नहीं लेना। ट्रेपेजियम में 2 अनइक्वल पैरेलल साइड्स होती है, तो या तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लीजिए अगर आपको बेसिकली फार्मूला पता है, विच इज़ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो या तो आप ये ले लीजिए, या तो भैया अगर ट्रेपेजियम वेपेजियम से ज़्यादा आपको खेलना नहीं है तो एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल ले लीजिए, है ना। तो ये एक तरीके का रेक्टेंगल है और ये जो है हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों का एरिया मिला लीजिए, क्योंकि अरे वीटी कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना यार। तो बेसिकली कितना आएगा, देखिए ट्राइंगल का एरिया और इसका एरिया, पहले इसका निकाल लेते हैं, बड़ा ईजी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ कितनी है, 6 - 3 मतलब 3 है, 3 लेंथ है। ब्रेड्थ कितनी है, 20 - 0 मतलब 20। तो 20 इंटू 3, सो 20 इंटू 3 60 आ गया, 20 इंटू 3 यानी कि 60 आ गया, 60 इधर ही मिल गया हमको, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप, 60 मिल गया हमको यहाँ पे इसकी वजह से। अच्छा, और ये ट्राइंगल का कितना आएगा, ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका, 3, 3 - 0, 3 - 0, बेस इसका कितना है, 3 - 0 मतलब 3 है, और हाइट कितनी है, 20 है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 2 इंटू मतलब 10 इज़ 20, सो 10 3 30, तो 30 + 60 यानी कि 90 मीटर्स। सो 90 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, 30 + 60 इज 90, सो 90 इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आई है। और लिसन, यहाँ पर है ना बड़ा आसान है, देखो नीचे ही सब कुछ लिखा हुआ है। हमने इनिशियल स्पीड ऑफ द कार 0 और बाद में फाइनल स्पीड जो उसने अटेन की मैक्सिमम 20, और ए बी के बीच में उसका एक्सेलरेशन 0 था। बी सी जो है बेसिकली वहाँ पे कांस्टेंट रिटार्डेशन था, और 90 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है। सो अगर दोस्तों आपको ये आंसर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एचएससी स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि एक आदमी जो है बेसिकली एक बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 80 मीटर तक फेंक सकता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दूर 80 मीटर तक फेंक सकता है। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल कितनी होगी। तो बेसिकली सवाल बड़ा सीधा सरल सिंपल सा है कि अगर एक आदमी ने बॉल फेंका लेट से, तो ये मैं एक्सिस बना दे रहा हूँ। तो बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस हमारा ये बन चुका है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस हमने बना दिया है। अब यहाँ से एक आदमी बॉल फेंकता है, तो लिसन, वो जब ऐसे बॉल फेंकेगा तो थोड़ा नज़दीक जाएगा, ऐसे फेंकेगा तो भी शायद नज़दीक जाएगा, दूर नहीं जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा फेंकेगा तो शायद और भी नज़दीक आएगा, ऐसा कुछ तो होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर जो है बेसिकली एक एंगल होता है जिसपे सबसे दूर जाता है, और उस पर वो 80 जा रहा है। मतलब एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो फेंक सकता है वो 80 फेंक सकता है, ऐसा उसमें कहा जा रहा है। लेकिन बेसिकली वो जो ताकत है उसकी, आदमी की ताकत तो कांस्टेंट है, मतलब जिस स्पीड से उसके हाथ से बॉल छूट रहा है, जिस स्पीड से उसके हाथ से बॉल छूट रहा है वो फिक्स है। तो यानी कि एंगल मेक्स द डिफरेंस, एंगल की वजह से डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली वही ताकत लगाएगा इस एंगल पे तो कम दूरी पे जाएगा, इस एंगल पे लगाएगा तो ज़्यादा दूरी पे जाएगा, इस एंगल पे लगाएगा तो कम दूरी पे जाएगा, इस एंगल पे। हम जानते हैं 45 डिग्री वाला जो एंगल होता है ना, 45 डिग्री वाला, उसमें सबसे दूर जाता है। तो बेसिकली हमें थीटा सीधा 45 डिग्री ले लेना है बिना कोई बहस किए, क्योंकि उसमें क्या कहा गया है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहाँ तक एक बंदा फेंक सकता है बॉल वो 80 है। तो उसकी ताकत तो फिक्स है, तो भैया अलग अलग एंगल पे फेंकेगा तो अलग अलग दूरी पे जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दूर कहाँ फेंक रहा होगा वो, सबसे ज़्यादा दूर फेंक रहा होगा 80, मतलब 45 डिग्री पे, तब जगह 80 पहुँचा है वो। तो जब एंगल 45 है तो फिर हाइट कितनी होगी। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिकली रेंज और जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, उसके बीच का रिश्ता पता है। क्या पता है रिश्ता, tan थीटा इज़ 4h max बाई r, ये होता है, ठीक है, ये रिश्ता होता है, दिस इज़ द फार्मूला। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, एच मैक्स निकालना है। सो एच मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एच मैक्स इज इक्वल्स टू r tan थीटा बाई 4 हो जाएगा, है ना, r tan थीटा बाई 4, r tan थीटा बाई 4। सो एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी r tan थीटा बाई 4। सो एच मैक्स आ जाएगा आपका, रेंज कितना है, 80 है, tan थीटा कितना है, tan 45, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, डिवाइड बाई 4। सो 80/4 करेंगे, 20 मीटर इज़ द मैक्सिमम हाइट। तो बेसिकली अगर 45 डिग्री पे आपने फेंका तो 80 मीटर जाएगा दूर और 20 मीटर जाएगा ऊपर, समझ रहे हैं। तो ये 20 मीटर का 4 गुना दूरी पे वो जाएगा, ठीक है। एनीवे चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जो फेंक सकता है बॉल को वो 80 मीटर फेंकता है, और अपने को मालूम है सबसे ज़्यादा दूर कब फेंका जा सकता है बॉल, जब 45 डिग्री में फेंका जाए। तो थीटा हमको 45 ले लेना है, और उसके बाद में दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू 4h max बाई r। सो h max की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल इज 20 मीटर्स। सो 20 मीटर इज द राइट आंसर। सो दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।
हेलो एचएससी स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है कि एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, मतलब एक पार्टिकल प्रोजेक्टेड है स्पीड v नॉट से एक एंगल पे, थीटा एंगल पे, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। तो एक इंक्लाइंड सरफेस पर बेसिकली जो है उसे यानी कि प्रोजेक्ट किया गया है, और उसमें बोला गया कि जो एंगल है सरफेस का वो प्रोजेक्शन के एंगल से छोटा है। उसका क्या मतलब होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। फिर उसने बोला कि इस इंक्लाइंड सरफेस पर जो रेंज होगी ना प्रोजेक्टाइल की, वो पता कीजिए। तो इंक्लाइंड सरफेस पे रेंज भी थोड़ी सी इंक्लाइंड ही होगी, है ना। तो आइए देखते हैं, साबित करते हैं कि भाई उसका आंसर इतना आता है जितना कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक के आंसर में दिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब तक क्या करते थे कि बेसिकली मतलब इस तरीके से ऐसा ग्राफ वाफ बनाया करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, और ग्राफ बनाने के बाद हम लोग जो है मतलब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यानी कि किसी चीज़ को थ्रो किया करते थे, और वो चीज़ ऐसे करके ऐसे जाया करती थी। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है, अब सिचुएशन ऐसी है कि आपको है ना एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन ले लेना है। मैं भी इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो आपको है ना कुछ इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन ले लेना है। तो आप इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन लेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बना है, इस पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, बट हमको एक्चुअल में एक इंक्लाइंड प्लेन लेना है। एक बार और लास्ट बार ट्राई करता हूँ अच्छे से बनाने का, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, उसी को अज्यूम करेंगे जो भी है। चलिए ठीक है, अच्छे से बन गया, गुड। तो बेसिकली ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इसका जो एंगल बताया गया वो फाई एंगल है, ठीक है। अच्छा, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिस एंगल पे, वो जाहिर सी बात इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल से उसका जो लेवल है, मतलब यानी कि वो ज़्यादा होना चाहिए इससे, ऑब्वियसली। अरे तभी तो प्रोजेक्ट कर पाएंगे ना। तो बेसिकली इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, और ये एंगल बड़ा एंगल है। मैं थोड़ा सा इसको एरो को और लंबा बनाता हूँ ताकि मैं एंगल दिखा सकूँ। तो बेसिकली यहाँ पे वो एंगल है और उसका नाम है थीटा, ठीक है। तो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, और कहा गया था कि भाई थीटा जो है फाई से बड़ा है, या फाई जो है थीटा से छोटा, ऐसा लिखा गया था। दैट्स ओके, वन एंड द सेम थिंग। तो बेसिकली फाई छोटा एंगल है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्टाइल जो है आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ के कहीं ना कहीं जाके इधर टकराएगा। तो अब हमें जो है ना वैसी जो रेंज आया नहीं करती थी पहले, मतलब इतनी लंबी वाली पूरी रेंज आया करती थी, याद है आप लोगों को? हम लोगों को हॉरिजॉन्टल रेंज कैसी आया करती थी, पूरी ऐसी आया करती थी ना। तो अब हमें वो नहीं देखना है, हमें ये हॉरिजॉन्टल रेंज पता नहीं करनी है, हमें ये वाली इंक्लाइंड वाली जो रेंज है वो पता करनी है। मतलब है तो वो हॉरिजॉन्टली इसके हिसाब से अगर ये ज़मीन है, अगर ये चीज़ ज़मीन है तो इसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हमें भैया ये वाली जो इंक्लाइंड वाली हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, ये पता करनी है। समझ पा रहे हैं आप? तो हमें ये पता करना है। तो आइए इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बाय द वे, अभी जो एंगल हमको लेना होगा ना, वो एंगल ये वाला एंगल होगा। दैट विल बी लाइक थीटा माइनस फाई। समझ रहे हैं? मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन एंगल बना रहा है वो तो फाई हो गया, है ना। और जो ये बंदा एंगल बना रहा है वो थीटा हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इंक्लाइंड के साथ में भी तो कुछ एंगल बन रहा है, इंक्लाइंड के साथ में तो कुछ एंगल बन रहा है, वो थीटा माइनस फाई है। अच्छा, अब जो भी प्रोजेक्टाइल है जो उड़ रहा है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्टाइल है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, मतलब मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल वहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक ही फोर्स है, वो है ग्रेविटेशन का फोर्स। तो mg उसका जो है वो नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg उसका नीचे की तरफ है। लेकिन बेसिकली हमारा अब जो मोशन है ना, वो नीचे ऊपर या आजू बाजू के डायरेक्शन में सीमित नहीं है, बल्कि अब हमारी एक्सिस टेढ़ी हो चुकी है। हमारी जो एक्सिस टेढ़ी हो चुकी है, अब हमारा मोशन है ना, ये हमारे लिए वाई एक्सिस है और ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है। समझ रहे हैं? पहले हमारी एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस ये होती थी, एक्स एक्सिस ये होती थी, लेकिन अब जमीन ही टेढ़ी हो चुकी है, पहले जमीन सीधी थी, तो हमारे एक्सिस भी टेढ़े हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। समझने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा ना कि ये जो फोर्स है ना, जो कि ना एक्स में आ रहा है ना वाई में, क्योंकि हमारा वाई ऐसा है और एक्स ऐसा है, तो हमें इस फोर्स को तोड़ना होगा ना। तो इस फोर्स को थोड़ा इधर तोड़ेंगे, थोड़ा इधर तोड़ेंगे, थोड़ा एक्स में तोड़ेंगे, थोड़ा वाई में तोड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसे ब्रेक करेंगे, तो इसे थोड़ा ब्रेक करेंगे किस चीज़ में, एक्स में, थोड़ा ब्रेक करेंगे किस चीज़ में, वाई में। सो आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए, अगर ये एंगल फाई था तो ऑब्वियसली ये एंगल भी फाई होगा फ्रॉम ज्योमेट्री, ठीक है। ये सिंपल सी ज्योमेट्री, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो है ये बन जाएगा mg cos थीटा, है ना, mg cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं फाई यहाँ पे ले लेता हूँ तो मतलब फाई वहीं पे लेना पड़ेगा बेसिकली ज्योमेट्री की वजह से। तो ये जो कंपोनेंट है ये mg cos थीटा कंपोनेंट है, और ये जो है mg sin थीटा कंपोनेंट है। अच्छा, अब दुनिया ही जब टेढ़ी हो चुकी है, बेसिकली ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन चुका है, तो भैया ये जो वेलोसिटी है ना, इसके भी तो कंपोनेंट्स जो होंगे वो भी टेढ़े हो चुके होंगे।
तो इसका जो y में कंपोनेंट है उसका हम क्या नाम रखेंगे और जो x में कंपोनेंट उसका क्या नाम रखेंगे, आइए देखते हैं। तो बेसिकली अब एंगल तो बन गया थीटा माइनस फाइव। अब जो एंगल बन गया वो क्या बन गया है भैया, थीटा माइनस फाइव एंगल बन गया है ना। तो अगर ये v नॉट था, मतलब ये जो इनिशियल स्पीड है, अगर ये v नॉट था तो भैया ये कंपोनेंट क्या होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा। तो x कंपोनेंट जो होगा वो होगा आपका v नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, और जो y कंपोनेंट होगा वो होगा v नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। सो आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब जो है मुझे बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया, मैंने इसे सही कर दिया, ये मेरी ज़रा गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया था, इसको मैंने फाइव कर दिया है क्योंकि एंगल थीटा नहीं है, फाइव है, फाइव। सो ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बेस्ट इक्वेशन होगी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे s y कर देता हूँ, u y कर देता हूँ, a y कर देता हूँ वाई डायरेक्शन में। क्योंकि देखिए वाई डायरेक्शन में क्या फ़ायदा पता है, क्योंकि जब आपका प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जब मोशन परफॉर्म करता है तो आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो से शुरू होकर बढ़ता जाता है, मैक्सिमम पहुंचता है, फिर घटता है और फाइनली फिर से जीरो हो जाता है। तो जीरो से शुरू के जीरो हो जाता है, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कवर करने के बाद आपका ये कंपोनेंट जीरो हो जा रहा है, वाई कंपोनेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट। तो अच्छा है ना, बेसिकली आपका एक जो है एलिमिनेट हो जाएगा चीज़, तो बाकी चीज़ के टर्म्स में आप जो है इजीली टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकेंगे। तो मैं लिखता हूँ कि बट एस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, कब, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, जब टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट जितना। और यू वाई कितना होगा, इनिशियल स्पीड जो वाई डायरेक्शन में है भैया वो कितनी होगी। तो वाई डायरेक्शन की जो इनिशियल स्पीड है वो है वी नॉट साइन थीटा माइनस फाइव। एक्स डायरेक्शन की स्पीड ये है ना, और ये वाई डायरेक्शन की स्पीड है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन की स्पीड ये, वाई डायरेक्शन की स्पीड ये। सो वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव, सो वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव ये हो गया। और फिर क्या बचा है भाई, हाँ, वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, माइनस, वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ है ना। अरे भैया ये डायरेक्शन प्लस वाई का है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, माइनस वाई का होगा ना। तो इट इज़ माइनस एम जी कॉस फाइव। अच्छा, ये तो फोर्स है, तो एक्सेलरेशन सिर्फ इतना होगा, इट इज़ माइनस जी कॉस फाइव। सो एक्सेलरेशन इज माइनस जी कॉस ऑफ फाइव, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब आगे बढ़ते हैं, हम जो है चीज़ें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, वो ये है ज़ीरो इक्वल्स टू यू वाई टी बोलेंगे तो इट इज़ वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस फाइव इंटू टी का स्क्वायर, है ना, इंटू टी का स्क्वायर। सो इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ज़रा ध्यान से। सो इट बिकम्स हाफ जी कॉस ऑफ फाइव इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव इंटू टी। सो यहाँ से टी और यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना ये कहाँ से आया था। अरे भाई हमने ना ये सब्स्टिट्यूट कर दी ना, ये सारी वैल्यूज़ उठा के हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है, तो हमें जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला मिल जाएगा वो हो जाएगा वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव इंटू टू अपॉन जी कॉस ऑफ फाइव। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, इसे हमें भूलना नहीं है, इसे हमें इस्तेमाल करना है लेकिन। अच्छा, अब बेसिकली एक बार आपने ये वाली इक्वेशन वाई में अप्लाई कर दी है ना, आपने जो डिस्टेंस की इक्वेशन है वाई में अप्लाई कर दी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब वापस इस इक्वेशन को मैं एक्स में अप्लाई करूंगा। सो यूजिंग द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन इन द एक्स डायरेक्शन, सो इट इज एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो बेसिकली अब मैं इसे क्यों ऐसा यूज़ कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, कि बिकॉज मुझे यही तो पता करना है ना, रेंज पता करना है ना भैया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला है वो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो हम एस एक्स को ले लेंगे रेंज के बराबर, टी को ले लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, और वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की। और ए एक्स कितना है हमारा, एक्सेलरेशन कितना है। अच्छा पहले तो यू एक्स कितना है, तो यू एक्स जो है आपका वो एक्स डायरेक्शन की स्पीड है, वो कितनी है भाई, इट इज़ वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। अच्छा, अब ए एक्स के बारे में लिखेंगे, सो ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन फाइव। अब आप बोलेंगे ये कैसे आ गया सर, ये देखो यहाँ पर जो सीन है उसको ध्यान से देखिए। देखिए आपकी जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, इनिशियल स्पीड जो है एक्स की इस डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में है। कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, यहाँ पे देख सकते हैं।
आपका जो एक्सीलरेशन है बेसिकली वो इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के, तो आप उसको माइनस ले लेंगे, ठीक है, माइनस जी साइन फाइव, समझ रहे हैं, इट वाज एम जी साइन फाइव, फोर्स है वो, एक्सेलरेशन क्या होगा जी साइन फाइव, सो माइनस जी साइन फाइव आपने ले लिया। अब आप ये सब चीज़ों को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, रेंज इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू यू एक्स की जगह पे लिखेंगे वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो टी है टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिखेंगे। अच्छा वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट एक जो है वो कॉमन बाहर निकाला जा सकता है, तो मैं क्यों ना उसे बाहर ही निकालूं, चलो उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, प्लस प्लस नहीं, एक यहाँ पे तो आएगा माइनस, काहे, अरे काहे माइनस आएगा भैया, अरे माइनस ही आएगा ना यार, क्योंकि ए एक्स नेगेटिव है, तो बेसिकली माइनस हाफ ऑफ जी साइन फाइव, और यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम ऑफ फ्लाइट बचेगा, उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ और एक टाइम ऑफ फ्लाइट बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो टाइम ऑफ, अरे भैया दो टाइम ऑफ फ्लाइट है यार यहाँ पे, मतलब टी स्क्वायर में है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट को सब्स्टिट्यूट करना है, टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव, टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव, काफ़ी बड़ी इक्वेशन बन जा रही है ना, अपॉन जी कॉस फाइव, जी कॉस फाइव, और बाहर मुझे निकाल लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे बाहर निकाल लेना है, मैं करेक्ट हूँ कि नहीं, या ऐसा तो दिख रहा है करेक्ट है, तो अब आर इज इक्वल्स टू, मैं वी नॉट बाहर निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, अंदर बच जा रहा है ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, और फिर माइनस साइन फाइव, और यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन कॉस फाइव, है ना, और टी में आ जाएगा टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव अपॉन जी कॉस फाइव, देख लीजिए टी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव अपॉन जी कॉस फाइव, तो बेसिकली ये टू और वी नॉट को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, सो आर इक्वल्स टू टू वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और जो है मेरा साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव भी मैं लेफ्ट साइड पे ही लिख रहा हूँ, और जो है नीचे जी कॉस फाइव भी लिख रहा हूँ। अच्छा वैसे अगर इन दोनों में से मैं कॉस फाइव को कॉमन निकालूँ, मतलब ये जो कॉस फाइव इसको कॉमन निकालूँ, तो इसमें कॉस फाइव है नहीं, तो बेसिकली इसको कॉस फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, मतलब ऊपर कॉस फाइव और नीचे कॉस फाइव से मल्टीप्लाई कर दो और फिर कॉस फाइव कॉमन निकाल लो, समझ पा रहे हो इस बात को, तो बेसिकली मैं कॉस फाइव बाहर निकाल रहा हूँ, दोनों में से कॉस फाइव बाहर निकाल रहा हूँ, तो पहले से कॉस फाइव मतलब था ही बाहर, एक कॉस फाइव पहले से ही बाहर था, तो ये कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा कॉस फाइव कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, और ये बन जाएगा साइन फाइव साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव, तो देखो अब सिचुएशन काफ़ी सिमेट्रिक सी लगती है, ठीक है, अब इसके आगे हम जाएंगे, अरे देखिए ना बाबा ये चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, ये चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, कॉस फाइव को बाहर निकाला तो भैया यहाँ तो कॉस फाइव था नहीं, तो इसलिए कॉस फाइव मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन है। अब इसके आगे हम आएंगे आर इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव, यहाँ पर इसको ओपन करेंगे चीज़ को, तो ये बन जाएगा कॉस फाइव के अंदर, अच्छा ब्रैकेट का शेप चेंज कर देता हूँ, सो इट बिकम्स कॉस ए कॉस बी, अरे कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सो साइन ए साइन बी, है ना, यही फॉर्मूला होता है ना कॉस ऑफ ए माइनस बी का, फिर उसके बाद में माइनस साइन फाइव तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, सो आर इज इक्वल्स टू टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं चीज़ों को, तो ये बन जाएगा कॉस फाइव कॉस, एक सेकंड क्या है भाई, कॉस फाइव कॉस ऑफ थीटा एंड कॉस फाइव, अरे स्क्वायर हो गया ना, सो कॉस स्क्वायर फाइव, अरे कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा भैया, सो कॉस स्क्वायर फाइव कॉस थीटा, और फिर ये बन जाएगा कॉस फाइव साइन थीटा साइन फाइव, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बन जाएगा माइनस साइन फाइव साइन थीटा कॉस फाइव, और फिर ये बन जाएगा, अरे भैया इससे मल्टीप्लाई कर दे उससे भी करो, तो ये बन जाएगा आपका प्लस साइन फाइव, अच्छा
ये साइन फाई, ये भी साइन फाई, तो स्क्वायर बन जाएगा, है ना, स्क्वायर बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर फाई कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम है ना, दोनों में साइन थीटा है, दोनों में कॉस फाई है, दोनों में साइन फाई है। सो बेसिकली ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें क्या बचा है देखिए ज़रा ध्यान से। तो ये हो गया मेरा r इक्वल्स टू 2v0 स्क्वायर साइन ऑफ थीटा माइनस फाई अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई, और फिर उसके बाद में क्या है भैया, हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कॉस थीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉस थीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से। अरे ये टर्म्स जो दो बचे हैं, इनमें दोनों में कॉस थीटा कॉमन है ना, कॉस थीटा निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, जो कि कुछ और नहीं बल्कि 1 है। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, 1 होता है, तो ये चीज़ 1 हो जाएगी। सो आपका जो फाइनल रेंज का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2v0 स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस फाई अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई, दैट्स इट। सो आई होप कि आपको ये वाला जो रेंज का जो हमने डिराइव किया है फॉर्मूले मतलब प्रॉब्लम में, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको रेंज को है ना डिराइव करने का एक और आसान तरीका जो है बताता हूँ, लेकिन वो अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी वेरी मच। अच्छे स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये वाला प्रॉब्लम मैंने एक मेथड से ऑलरेडी कर दिया है, वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को मैं जो है एक दूसरे मेथड से करने जा रहा हूँ, जो कि रिलेटिवली एक आसान तरीका है। तो बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन पर हम देख रहे हैं रेंज कैसे निकालना है। तो ये एक पर्टिकुलर एंगल पे मैंने जो है प्रोजेक्टाइल को छोड़ दिया है, जिसकी स्पीड है v0, और ये जो टोटल एंगल बन रहा है ये थीटा है। इंक्लाइंड प्लेन का जो छोटू सा एंगल है वो फाई है, हमें पता ही है कि इट्स फाई। एंड जो एंगल है बेसिकली इन दोनों के बीच में, मतलब यानी कि प्रोजेक्टाइल और इस इंक्लाइन के बीच में, दैट विल बी नथिंग बट थीटा माइनस फाई। वो थीटा माइनस फाई होगा, अग्री करते हैं ना आप लोग भाई, थीटा माइनस फाई उसकी वैल्यू होगी, इट विल बी थीटा माइनस फाई, है ना। आई होप कि आपको ये बात बेसिक समझ में आ रही है। सो अभी यहाँ पर जो भी प्रोजेक्टाइल की रेंज होने वाली है, यहाँ पर जो भी प्रोजेक्टाइल की रेंज होने वाली, प्रोजेक्टाइल जहाँ तक भी जाने वाला है, मान लेते हैं कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल यहाँ तक जाने वाला है, तो ये उसकी रेंज हो गई इंक्लाइन प्लेन पे। तो ये जो रेंज है इसके मैं दो टुकड़े बना सकता हूँ, मतलब इसके दो टुकड़े बना सकता हूँ, एक वाई कंपोनेंट और एक एक्स कंपोनेंट। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो मैं इस रेंज के दो टुकड़े बनाऊंगा, तो एक जो टुकड़ा रहेगा, एक जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, उसका नाम होगा आर वाई, या सिंपली वाई भी कह सकते हैं। और इसका जो दूसरा टुकड़ा होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो उसे आप कह दीजिए आर एक्स या सिंपली एक्स, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। तो अब बेसिकली देखिए यहाँ पे एंगल कितना है, फाई है ना, यहाँ पे एंगल कितना है, फाई है ना। अरे भैया ये वाली ज़मीन का, टेढ़ी ज़मीन का सीधी ज़मीन के साथ एंगल कितना है, फाई एंगल है, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपका आर एक्स है या एक्स है वो आर कॉस फाई है, और आर वाई है या वाई है वो आर साइन फाई है। अब हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो क्या फॉर्मूला है, इट इज़ y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला है ना, ये तो हम देखते आ रहे हैं राइट, एकदम चैप्टर के अंदर। तो y की जगह पे मैं r साइन फाई सब्सटीट्यूट कर दूंगा, और x की जगह पे r cos फाई सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ये tan थीटा एज इट इज़ रहेगा, जिसको मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा चाहूँ तो लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ, माइनस जी यहाँ पे 2u² कॉस थीटा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है ऐसा लिख दिया, और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, तो उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। सो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। अब ये जो आर है, एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये एक एक आर इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। अब चीज़ों के कॉमन निकालने की बारी है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास आ जाएगा साइन
फाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कॉस फाई हम बाहर निकाल लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस जी आर कॉस स्क्वायर फाई बाय 2u स्क्वायर एंड करेक्ट, कोई भी गड़बड़ नहीं है, सो इट इज़ 2u स्क्वायर। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, इसे इधर ले आता हूँ, इसे इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो शायद ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो जी आर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ आर को इधर छोड़ता हूँ, बिकॉज रेंज निकालनी है ना, रेंज, तो आर को इधर छोड़ता हूँ, बाकी सब चीज़ उधर ले जाता हूँ। अच्छा, ये यू की जगह पे मुझे वी लिखना पड़ेगा ना, वी नॉट लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में वी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ठीक है, आगे आप लोग बदल सकते हैं आप चाहें तो, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। वी नॉट दिया हुआ है, देखिए ना, वी नॉट दिया हुआ है, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें आप लोग। तो ये सब जो यू है ना, वहाँ पे आप वी नॉट लगा दीजिए। तो बेसिकली आर इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। तो अरे भाई 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा उधर लेके गए ना, और जी भी इधर लेके गए, और कॉस स्क्वायर थीटा भी इधर लेके गए, तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर फाई भी इधर लेके गए, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें मिल गया। अब अंदर क्या है हमारे पास, हमारे पास अंदर है कॉस फाई और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन फाई करके हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे ना कि एक कॉस थीटा अंदर ले लेंगे, एक कॉस थीटा जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा में से अंदर ले लेंगे। सो ये बन जाएगा 2v0 स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। अंदर कॉस थीटा जैसी जाएगा तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा कॉस फाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन फाई, है ना। सो इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं लगती है, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी क्या होता है, ये क्या होता है, ये साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। अरे भाई इसको साइन ए कॉस बी बोल दो यार, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इतना भी हार्ड नहीं है, इसको अगर चाहिए तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। अब तो समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा 2v0 स्क्वायर कॉस थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, दैट्स इट, यही आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछला वाला जो मेथड था काफ़ी लॉन्ग था, ये मेथड से फटाक से आंसर आ गया, है ना। वो मैंने इतना टाइम वेस्ट किया धीरे धीरे सिखा के, खाली आपको करना क्या था ना कि जहाँ जहाँ वाई लिखा है वहाँ पे आर साइन फाई डाल दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे आर कॉस फाई डाल दीजिए, दैट्स इट। बस यहाँ से वहाँ चीज़ों को ले जाइए और आपका आंसर आ गया। सो ये बहुत ही ईजी था। तो दोस्तों, आपको अगर ये वाला सोल्यूशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। हेलो HSC स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम लोग 7th प्रॉब्लम देख रहे हैं, और उसमें कहा गया कि एक मेट्रो ट्रेन है जो कि ए से बी जाती है, फिर बी पे 20 सेकंड के लिए रुक के फिर वो सी जाती है। अच्छा, उसे 4 मिनट लगता है ए से बी जाने में, है ना। फिर बी पे 20 सेकंड तो रुकी गई, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वापस से शुरू होती है और जो है वो स्टेशन सी पहुंचती है 3 मिनट में। शुरुआत में ट्रेन जो है एक्सेलरेट करती है 10 सेकंड के लिए, और एक कांस्टेंट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर पे आ जाती है। उसके बाद ट्रेन मूव करती है कांस्टेंट स्पीड से, और फिर उसे जो है रेस्ट पर लाया जाता है 10 सेकंड में नेक्स्ट स्टेशन पे, मतलब बी स्टेशन पे, ठीक है। बी स्टेशन पे उसे रेस्ट पे आने के लिए डिसिलरेट किया जाता है, मतलब 10 सेकंड, ठीक है। फिर उस 10 सेकंड लगता है। और फिर क्या है, प्लॉट करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी टू सी एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस ए कॉमा बी एंड सी। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करो, ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस। तो ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस खाली लॉन्ग प्रॉब्लम है, इसे आइए सॉल्व करते हैं। सो अभी हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में बेसिकली हमें क्या करना होगा कि हमें थोड़ा सा है ना डिसकंटिन्यूस टाइप का ग्राफ बनाना होगा। डिसकंटिन्यूस इन द सेंस कि यहाँ पर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इस ग्राफ को टू द स्केल नहीं बना सकते, टू द स्केल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज
कभी सेकंड्स की बात की है, कभी मिनट्स की बात की है। तो ज़रा टू द स्केल ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, टू द स्केल, ठीक है, नामुमकिन नहीं है, बन सकता है बट थोड़ा मुश्किल है। तो टू द स्केल समझ रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट साइज़ का वैसे जो बनाना चाहिए ना वैसा नहीं बनेगा। तो ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर v है, यहाँ पर t है। अब जो है मतलब शुरुआत मतलब a से हो रही है ट्रेन की, ठीक है, ट्रेन की शुरुआत a से हो रही है। 10 सेकंड लग रहा है उसे बेसिकली पूरी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने के लिए, और वो मैक्सिमम स्पीड उन्होंने बताई है कि वो 72 की स्पीड है, 72 की स्पीड है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 72 है, ठीक है, 72 की स्पीड है, 72 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद में फिर वो उसी पे कांस्टेंट रहता है, और फिर बाद में 10 सेकंड के अंदर जो है वो ला दिया जाता है वापस से रेस्ट पे। सो 10 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाएगी वापस से ट्रेन। तो यहाँ पे मैंने 10 सेकंड में वापस उस ट्रेन को, मतलब देखो 10 सेकंड में वो मैक्सिमम स्पीड पहुँची है और 10 सेकंड में वो जो है कहने का मतलब है कि वो रेस्ट पे आ गई है ना, यही सवाल है ना। तो स्टेशन ए यहाँ पर है, स्टेशन बी यहाँ पर है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ ना कि यहाँ पर एक सेकंड कलर और कुछ ले लेता हूँ। तो ये 10 सेकंड मान लेते हैं इसको, मतलब ये जो टाइम है यहाँ तक का, सो दिस इज़ लाइक 10 सेकंड्स, है ना। मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये बेटर रहेगा, 0 है और ये 10वां सेकंड है। अच्छा, 4 मिनट लगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए। 4 मिनट मतलब कितना, 60 × 4, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं ना। तो 4 मिनट कितने होंगे, 240 सेकंड्स होंगे। तो शुरू का 10 सेकंड तो बेसिकली चला गया किस चीज़ में, एक्सीलरेट करने में, और आखिर का 10 सेकंड भी चला गया डिसीलरेट करने में, है ना। तो आखिर का जो 10 सेकंड है वो भी डिसीलरेट करने में चला गया, तो बचे कितने, 220 सेकंड। तो 220 सेकंड यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से 220 जो है 220 सेकंड्स हम चल रहे हैं, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे मैं लिख दूं 230, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 240 है ना। तो बेसिकली 0 से लेके 240 यहाँ तक है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आप समझ पा रहे हैं कि 10 सेकंड मैंने यहाँ से हटा दिए, 220 यहाँ पे ऐड करोगे तो 230 हो जाएगा, और फिर 10 और ऐड करोगे तो 240 हो जाएगा। तो 240 में से स्टार्टिंग का 10 और आखिर का 10 जो है हमने हटा दिया है, ठीक है। तो ट्रेन को जो है कांस्टेंट स्पीड पे वो इतना चलिए, 220 सेकंड्स चलिए, ठीक है। तो ये ज़रा याद रखना कि 220 सेकंड्स वो कांस्टेंट स्पीड पे चलिए। अच्छा, उसके बाद ट्रेन जो है ठहरी है ना, बी के बाद ट्रेन जो है ठहरी रही है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 20 सेकंड्स के लिए, है ना। 20 सेकंड्स ये क्वेश्चन में दिया है ना, तो 20 सेकंड्स के लिए यानी कि ये 260 सेकंड है, ठीक है। उसके बाद फिर से ट्रेन स्टार्ट हुई है और उसका सेम पैटर्न रहा है, और वो मैक्सिमम स्पीड पे गई होगी, ठीक है। फिर कुछ दूरी तक चली है, फिर वापस से रेस्ट पे लाई गई होगी, और फिर वो स्टेशन सी पे आके रुक गई होगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को फिर से एक बार। सो बेसिकली दोनों स्टेशन के बीच में, ए से बी और बी से सी, दोनों स्टेशन के बीच में 10-10 सेकंड तो आपको है ना एक्सीलरेट करने में जाएगा, और 10-10 सेकंड डिसीलरेट करने में जाएगा, रुकाने में जाएगा ट्रेन को। और बाकी ए से बी के बीच में वो 4 मिनट चली है, और बी से सी के बीच में वो 3 मिनट चली, 3 मिनट, ठीक है। सो 3 मिनट का मतलब होता है 3 × 60, तो कितना हो जाएगा, 180, 180। तो अब भैया 260 से 260 में 180 ज्वाइन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 8614 यहाँ पे 1 कैरी, सो 440 है ना, 440 जो है मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए, 440 सेकंड पे वो जो सी पे पहुँच जाएगी, राइट। इसमें भी वही कहानी है कि यहाँ पर आपको 270 लिख देना है, और यहाँ पे आपको 430 लिख देना है, क्योंकि भैया 10 सेकेंड बेसिकली इसके आगे और 10 सेकेंड इससे थोड़ा पहले, है ना। तो ट्रेन तो इसी तरीके से चल रही है ना। तो अच्छा चलिए ठीक है, मतलब 10 सेकेंड ऊपर जाने में और आने में लगता है। अच्छा, उन लोगों ने सवाल ये पूछा है कि अब जो है टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ ए से बी के बीच में वो कितना है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो ये निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत ही आसान है। अच्छा, बाय द वे यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो कितना है वो भी मुझे लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है गैप, वैसे वहाँ का भी गैप मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये गैप कितना होगा भैया, 430 में से 270 अगर हम निकाल दें, या फिर यार 180 है ना, यहाँ से यहाँ तक का 180 में से यार 20 माइनस कर दो, है ना, 180 में से सिंपली 20 माइनस कर दो तो 160 बचेगा, ठीक है। तो कोई इतना हार्ड चीज़ नहीं है वो, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 160। अरे क्योंकि यहाँ से यहाँ 180 सेकंड लग रहा है, ठीक है, और 10 ये है 10 ये है, तो बचेगा कितना बीच में, यही बचेगा ना, मतलब 160 बचेगा, राइट। सो 160 है।
देखिए अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बात तो हम सब जानते हैं बहुत पहले से ही कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया जाए, एरिया अंडर द कर्व, तो हमें जो है डिस्टेंस मिल जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी वो एरिया अंडर द कर्व है। सो कर्व के अंदर में एरिया कितना है, इट इज़ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। अरे भैया इस ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, या तो फिर अगर आप ज़्यादा अच्छी मैथमेटिक्स जानते हो तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो। भैया ये ट्रेपेजियम ही तो है, ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो। बट ठीक है, हम लोग सिंपल तरीके से करते हैं चीज़ों को, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा ए से बी का डिस्टेंस। तो हाफ इंटू, एक सेकेंड, ओके, हाफ इंटू बेस कितना है भाई, ट्राइंगल का बेस कितना है 10 सेकंड का, और हाइट कितनी है 72 किलोमीटर की। अच्छा लेकिन 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा ना। सो 72 किलोमीटर पर आवर दिया है भाई, पर आवर। एक सेकंड चेक कर लीजिए, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो उसको अपने को मिनट में कन्वर्ट करना है ना, मीटर्स पर सेकंड में, सॉरी मीटर मिनट में नहीं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो शॉर्टकट से मैं कर देता हूँ 72 इंटू 5/18। अरे भैया 1000 बाई 3600 का रेशियो ये आता है, 5/18 आता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये हो गया 18 फोर्जा, है ना, 18 फोर्जा, और 4 5 हो जाता है 20, तो आ जाएगा 20। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर कुछ और नहीं बल्कि 20 मीटर पर सेकंड है। सो हाइट कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर रहे हो, राइट। सो हाफ इंटू बेस, बेस 10 है और हाइट कितनी है 20, सो हाइट है 20। सो बेस है 10 और हाइट है 20। चलो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है, तो 220 इंटू दिस थिंग विच इज़ 20। सो 220 इंटू 20, 220 इंटू 20, ठीक है। सो 220 इंटू 20 ये हो गया, ओके। प्लस हाफ इंटू बेस वापस से 10 सेकंड का है, हाइट वापस से 20 की है। अरे दोनों सिमेट्रिक ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमेट्रिक ट्राइंगल्स हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो आ रहा है हमें भैया कितना आ रहा है, देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 बचेगा, वैसे इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे भी 10 बचेगा। तो ये आपका हो जा रहा है 100 इधर आ जा रहा है, 100 उधर आ जा रहा है, तो 200 तो यही हो गया, 100 और 100, 200 तो यही हो गया। प्लस यहाँ पे अगर आप करेंगे 22 2 सा कितना होता है 44 होता है ना। 22 इंटू 2 कितना होता है भैया 44 होता है ना, 44 और आगे 2 जीरो लग जाएंगे, तो इतने मीटर से। सो 4600 मीटर, यानी कि इट इज़ 4.6 किलोमीटर, 4.6 किलोमीटर ये डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। अच्छा वैसे सिमिलर चीज़ अब इसके लिए भी करेंगे, है ना, इसके लिए भी करेंगे। तो भैया इसके लिए भी, अच्छा दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिक ही हैं, तो मैं डायरेक्टली ट्वाइस लिख देता हूँ, है ना, क्यों मैं ज़बरदस्ती इतनी मेहनत करूँ। तो एक्स बी सी जो है, एक्स बी सी वो कितना है भैया, एक्स बी सी जो है 2 बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है ट्राइंगल के लिए, और 1 बार लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है रेक्टेंगल के लिए। सो 2 और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली बेस इंटू हाइट आ जाएगा, बेस इंटू हाइट, और ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो भैया बेस इंटू हाइट कितना है, बेस कितना है, बेस तो 10 का ही है, 10 का बेस है, और हाइट कितनी है 20 है ना। तो ये भी बिल्कुल वही कहानी है। तो यहाँ पर जो है आपको बेस इंटू हाइट कितना आने वाला है, सो ये 10 है और ये 20 है, बेस 10 और हाइट 20। अच्छा यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ हमने देख लिया इट इज़ 160, और ब्रेड्थ कितनी है 20, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 160 इंटू 20, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 160 इंटू 20। सो देखिए ये आ जाएगा 200, और जैसे पहले आ रहा था बिल्कुल वैसे ही, और 16 टू सा कितना होता है 32 होता है ना। तो यहाँ पे 32 लिख दीजिए और 2 जीरोस लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 3400 मीटर, यानी कि 3.4 किलोमीटर्स। तो ये BC के बीच का डिस्टेंस है, तभी तो जल्दी कवर कर पा रहा है ना, 3 मिनट के अंदर कवर कर पा रहा है उस स्पीड से, और इसको लग रहा है 4 मिनट, है ना, इतने बड़ा डिस्टेंस है इसलिए। तो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया, बड़ा आसान है, खाली ग्राफ बनाना था, ग्राफ बनाने के बाद एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, वही तो डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व ही डिस्टेंस होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल प्रॉपर आया है, 4.6 किलोमीटर एंड 3.4 किलोमीटर। सो दोस्तों अगर आपको सोल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी वेरी मच। हेलो HSC स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि एक ट्रेन है जो कि ईस्ट वर्ड मूव हो रही है, ईस्ट में, है ना, वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ जा रही है, ऐसा कह सकते हैं आप, और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड बताई जा रही है। अच्छा एक वेटर है जो कि ईस्ट में ही मूव हो रहा है, मतलब ट्रेन के अंदर वो वेटर है और ईस्ट में वो मूव हो रहा है, उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। और जो है बेसिकली एक फ्लाई है, एक मक्खी है जो कि
नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है वेटर के हिसाब से, वेटर की ट्रे के हिसाब से। और बेसिकली मतलब वेटर ट्रे लेके जा रहा है और वेटर के सामने से 2 मीटर पर सेकेंड से वो मक्खी उड़ रही है। अब इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई रिलेटिव टू द अर्थ। तो अर्थ के हिसाब से जो है फ्लाई की जो वेलोसिटी वो कितनी होगी, अर्थ के हिसाब से फ्लाई की वेलोसिटी कितनी होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली कहानी ऐसी है कि जो हमारी ट्रेन है वो ईस्ट की तरफ जा रही है। आप तो ये जानते ही हैं ना कि ये जो डायरेक्शन होता है इसे नॉर्थ कहते हैं और जो ये डायरेक्शन होता है इसे हम लोग ईस्ट कहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है, यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो हमारी जो ट्रेन है वो ईस्ट की तरफ जा रही है और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। अब लिसन, इस स्पीड को मैं ना बेसिकली कहने को ऐसा भी कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज सिंपली 10 आई कैप। अब आप बोलेंगे सर आई कैप क्यों लगाया आपने और ये टी क्या लिखा है आपने। देखिए ट्रेन की स्पीड 10 है आप कह रहे हो, अगर किसके हिसाब से, अरे भाई कोई ज़मीन पे खड़ा होगा, अर्थ पे खड़ा रह के देख रहा होगा, ग्राउंड पे खड़ा रह के देख रहा होगा, तभी तो कहेगा ना कि हाँ भाई चलो ट्रेन मेरे सामने से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो ये ट्रेन की स्पीड कोई हवा में स्पीड नहीं, स्पीड हमेशा रिलेटिव होती है। तो ये ट्रेन की स्पीड है लेकिन किसके हिसाब से, अर्थ के हिसाब से। तो ट्रेन की स्पीड अर्थ के हिसाब से कितनी है, ट्रेन की स्पीड अर्थ के हिसाब से है 10। अब आप बोलोगे आई क्यों लगाया सर आपने, आई कैप क्यों लगाया। उसकी वजह ये है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि बेसिकली ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अगर ये x है और ये y है तो x का यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप और y का यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप। तो बेसिकली क्योंकि ये स्पीड मुझे x डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, ईस्ट में दिखाई दे रही है, तो मैंने इसको 10 आई कैप बोल दिया है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो वेटर है, वेटर, तो बेसिकली वेटर भी ईस्ट में ही जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड कमज़ोर है, उसकी स्पीड कम है। मैं छोटा सा एरो बना देता हूँ। उसकी स्पीड जो है सिर्फ 1.2 मीटर पर सेकेंड है। इस स्पीड को मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन के हिसाब से, ये अर्थ के हिसाब से नहीं। अरे भाई ट्रेन चल रही है 10 की स्पीड में, ट्रेन के अंदर वेटर चल रहा है 1.5 की स्पीड में, तो ट्रेन के हिसाब से ही चल रहा है ना, मतलब अंदर ट्रेन के अंदर 1.5 की स्पीड से। अर्थ के हिसाब से थोड़ी ना 1.5 की स्पीड से चलेगा, मतलब 1.5 नहीं सॉरी 1.2 व्हाटएवर। कहने का मतलब ये है कि वेटर जो है 1.2 की स्पीड से ट्रेन के अंदर चल रहा है टुवर्ड्स द राइट। तो ये वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। अरे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं हो सकती इतनी कम यार, कैसे हो सकती है ग्राउंड। अभी ग्राउंड के हिसाब से ट्रेन की स्पीड 10 और वेटर की स्पीड 1.2, ये पॉसिबल है क्या, नहीं ना। वेटर तो ट्रेन पे चढ़ा हुआ है, तो वेटर अगर चले या ना चले उसके पास ट्रेन की स्पीड 10 तो रहेगी आगे जाने की, 10 की स्पीड से तो वो आगे जाएगा ही। अब वो खुद के एफर्ट्स डाल के 1.2 की स्पीड से ट्रेन में चल रहा है, तो वो ट्रेन के हिसाब से स्पीड है 11.2। ठीक है, तो इस स्पीड को मैं लिख देता हूँ 2 आई कैप। 2 आई कैप मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये भी एक्स डायरेक्शन की स्पीड है। अच्छा, अगर उस हिसाब से हम जाएँ तो वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा। तो देखो ये तो बड़ा सिंपल है कि वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर निकालना है तो आपको वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालना है, उसमें जोड़ देना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अरे बहुत आसान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक बस चल रही है इस डायरेक्शन में और उसके अंदर एक आदमी जो है बेसिकली वो भी इस डायरेक्शन में चलने लगा, तो यहाँ पे जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है वो इस आदमी की स्पीड कैसे निकालेगा। वो क्या बोलेगा कि पहले जो है मतलब इस आदमी की स्पीड बस के हिसाब से निकालो। तो इस आदमी की स्पीड मान लो 10 है बस के हिसाब से, मतलब 10 की स्पीड से बस के अंदर आगे चल रहा है, और फिर उसमें जोड़ दो बस की स्पीड जो ग्राउंड के हिसाब से 40 की स्पीड में चल रही है। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस प्लस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ दें तो हमें मिलता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझिए इस बात को, समझिए, ये पार्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, बस वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा और बन जाएगा मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझिए बहुत आसान है ये कि मेरे सामने से बस जा रही है 40 की स्पीड पे और उस बस के अंदर एक आदमी भी 10 की स्पीड पे चलना स्टार्ट कर दे आगे की तरफ, तो बेसिकली उस आदमी की स्पीड कितनी होगी। पहले तो उस आदमी की स्पीड जो 10 है वो बस के हिसाब से तो स्पीड है ना 10, और फिर बस की स्पीड मेरे हिसाब से कितनी है 40 है, तो उस आदमी की स्पीड मेरे हिसाब से कितनी है 50 है। तो यही लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया है हम लोगों ने और यहाँ पे हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मिला है। तो अब मैं इसे निकाल लेता हूँ इसकी वैल्यू। तो वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल्स टू 1.2 आई कैप प्लस 10 आई कैप, क्योंकि वेटर की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1.2 थी, है ना। मैंने 2 लिख दिया क्या गलती से, 1.2। काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर रहा हूँ आजकल मैं। चलिए आप लोग इग्नोर कर सकते हैं छोटी मोटी मिस्टेक्स को।
सो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1.2 है और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो 10 है। तो हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, इट विल बी 11.2 आई कैप, है ना, 11.2 आई कैप, या फिर सिंपली 11.2 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड, 11.2 मीटर पर सेकंड। देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 था ये, है ना, ये 10 था और बेसिकली 1.2 था, तो इट विल बिकम 11.2 मीटर पर सेकंड इन दी आई डायरेक्शन, इन दी एक्स डायरेक्शन। तो ये तो हो गया वेटर के बारे में कहानी। अब बेसिकली वेटर तो इस तरफ चल रहा था, लेकिन उसके उसके रिस्पेक्ट में फ्लाई जो है वो नॉर्थवर्ड चल रही थी, नॉर्थ साइड पे चल रही थी फ्लाई। अच्छा, फ्लाई के पास बेसिकली यानी कि देखो, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मतलब मेरे हाथ में ट्रे है, मैं इस तरफ जा रहा हूँ और मुझे फ्लाई इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब फ्लाई है ना मेरी स्पीड से है ना इस तरफ जा रही है। समझिए, मुझे फ्लाई का है ना कोई भी टेढ़ा मोशन नहीं दिख रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बट समझिए। देखिए, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ और ट्रेन के अंदर अगर मक्खी है और वो इस तरीके से जा रही है, तो इसका मतलब उसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑलरेडी है, और वो भी कितनी है, मतलब जितनी की बेसिकली मेरी स्पीड है, मतलब मेरी स्पीड है और मतलब ट्रेन की स्पीड है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे फ्लाई ऐसे करके क्रॉस करते हुए नहीं दिख रही, कुछ ऐसे क्रॉस करते हुए नहीं दिख रही, फ्लाई ऐसे जाते हुए दिख रही है। तो इसका मतलब यानी कि उसका जो मुझे एक्स मोशन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो वो एक्स में मेरे हिसाब से वो स्टेशनरी है, एक्स में मेरे हिसाब से स्टेशनरी है। मुझे एक्स मोशन नहीं नज़र आ रहा है ना, मुझे एक्स में जाते हुए फ्लाई नहीं दिख रही, मुझे वाई में जाते हुए फ्लाई दिख रही है। तो उसका मुझे एक्स मोशन नज़र नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब है कि उसके पास भी मेरे जितनी स्पीड है, विच इज़ 11.2 इन द एक्स डायरेक्शन। तो फ्लाई के पास ऑलरेडी 11.2 मीटर पर सेकेंड है इन द एक्स डायरेक्शन, सो 11.2 आई कैप, ठीक है। और फ्लाई के पास जो वाई डायरेक्शन की स्पीड है जो मुझे नज़र आ रही है अभी, वो कितनी नज़र आ रही है, वो 2 मीटर पर सेकेंड नज़र आ रही है, यानी कि सिंपली 2 जे कैप है ना, वाई डायरेक्शन है तो जे कैप। तो फ्लाई की फाइनल स्पीड क्या होगी, तो फाइनल फ्लाई की जो एक्चुअल स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के हिसाब से, तो वो इसका जो है बेसिकली रिजल्टेंट निकालने से आ जाएगी, इसका रिजल्टेंट निकालने से आ जाएगी। सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 11.2 का स्क्वायर। तो हमें जो है वो फाइनल स्पीड ऑफ द फ्लाई मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो कि सिंपली होगी कितनी, उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 11.377 कुछ तो आता है, तो इसको हम लोग अब 11.4 ले लेते हैं। सो 11.4 मीटर पर सेकेंड, सो इतना आने वाली है स्पीड, ठीक है। ये होगी फ्लाई की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब बेसिकली आप सोच रहे हो कि सर यार ये वाला कॉन्सेप्ट हमें ना समझ में नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ पा रहे हो, इसे भूल जाओ, ये राइट है लेकिन इसे भूल जाओ। क्या करो मालूम है, निकालो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू वेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अरे समझ में आ रहा है, फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है, ठीक है। तो फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू वेटर निकाल लो, उसमें ऐड कर दो वेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये वेटर का जो पार्ट है ये गायब हो जाएगा और बेसिकली फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ जाएगा। तो फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू वेटर कितना था, 2 जे कैप। फ्लाई वेटर के हिसाब से सिर्फ वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो 2 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना था, इट वाज 11.2 आई कैप। वेटर का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेटर का विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेटर का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बोल रहा हूँ, तो 11.2 था, तो 2 जे कैप प्लस 11.2 आई कैप। सो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बेसिकली हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला, अच्छा इसकी वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू तो भैया कैसे निकालते हैं, वो तो अंडर रूट करके निकालते हैं ना, 2 स्क्वायर प्लस 11.2 का स्क्वायर। अगर आप लोग यकीन नहीं कि 11.4 आता है उसका आंसर, तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अंडर रूट ऑफ हम क्या करेंगे, इसमें क्या लेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 11, एक सेकंड, अभी पता नहीं अंडर रूट पूरा ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट होना तो चाहिए मेरे ख्याल से, प्लस 11 पॉइंट, एक सेकंड, 2 का स्क्वायर मैंने काहे किया, 2 का स्क्वायर नहीं है ना, 2 कैसे कर रहा हूँ मैं यार, ये 2 आई कैप कैसे लिख रहा हूँ मैं, मुझे खुद कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। नहीं बराबर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, फ्लाई की तो स्पीड 2 ही है ना, वेटर की स्पीड 1.2 है, बट फ्लाई की तो 2 ही है ना, तो करेक्ट है। तो बेसिकली फ्लाई की वाई की स्पीड जो है वो 2 स्क्वायर है, और बेसिकली मतलब 2 है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, और फिर जो एक्स की स्पीड है वो 11.2 है, तो 11.2 का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि रूट में देखिए किसका, इसका क्या आंसर आ रहा है, 11.377 आ रहा है। सो 11.377 को हम लोग 11.4 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब वैल्यू वाइज अगर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो इट इज़ 11.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब लिसन, हम लोगों को डायरेक्शन भी तो निकालना है, डायरेक्शन भी निकालते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं tan थीटा से, डायरेक्शन निकालते हैं tan थीटा की मदद से, डायरेक्शन निकालते हैं tan थीटा की मदद से, ठीक है, tan थीटा की मदद से हम लोग जो है वो डायरेक्शन निकालते हैं। अच्छा बाय द वे, ये जो हमारी रिजल्टेंट स्पीड जो इस डायरेक्शन में आई थी है ना, इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि फ्लाई के पास एक्स की स्पीड होगी तभी वो वेटर के हिसाब से एक्स डायरेक्शन में स्टेशनरी है, और बेसिकली वाई डायरेक्शन में जो है, बेसिकली वाई डायरेक्शन में उसको वेटर को स्पीड दिख रही है। तो मतलब यानी कि दो स्पीड है, बहरहाल दो स्पीड है, इतना तो पक्का है। फ्लाई के पास एक्स की भी है, वाई की भी है। अच्छा, और ये जो है बेसिकली थीटा अगर मैं लूँगा, थीटा विल गिव मी द डायरेक्शन, theta will give me the direction of this velocity, this final velocity. So final velocity has x component, final velocity has y component. तो बेसिकली tan of theta किया जाए तो भैया क्या होगा, tan of theta किया जाए तो क्या होगा, अरे भैया y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट होगा ना, y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट होगा। तो बहुत ही आसान है, vy बाई वी होगा यार, vy बाई वी। तो tan theta इज vy बाई वी। तो tan थीटा की वैल्यू होगी vy बाई वी, तो vy है कितना, तो vy 2 है, Vx कितना है, 11.2 है। सो tan थीटा इज 2 बाई 11.2, सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 11.2। तो पहले आइए 11.2 और ये 2 जो है ना, इसका जो डिवीजन है हम कैलकुलेट कर लें। तो देखिए 2 डिवाइडेड बाई 11.2 किया तो हमें मिल रहा है 0.17857। इसको मैं 0.1786 ले लेता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ 0.1786। अब हमें ये जो चीज़ है नेचुरल टेंजेंट्स के टेबल से निकालनी पड़ेगी। तो ये देखिए हमारे पास आ गया ये नेचुरल टेंजेंट्स। तो बेसिकली नेचुरल टेंजेंट्स जो है, नेचुरल टेंजेंट्स का टेबल, इस टेबल में आपको चीज़ें देखना होंगी और हमें ढूंढना होगा 0.1786 कहाँ पर है। तो 0.1786 तो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा बाय द वे, ये सब चीज़ें जो लिखी है ना, सबके आगे पॉइंट हैं। देखिए यहाँ पे पहले कॉलम में देखिए, पहले कॉलम में देखिए वहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है। सारे कॉलम्स में पॉइंट रहेगा, पॉइंट दिखाया नहीं गया है बस। तो मुझे ना 0.1786 नहीं दिख रहा, मुझे 0.1781 दिख रहा है। तो चलो क्यों ना इसे ही पहले ले लें। तो 0.1781 के लेफ्ट में देखिए तो 10 डिग्री है, और ऊपर देखिए तो 0.1 डिग्री है, या फिर 100 ऊपर थोड़ा देख लीजिए तो 6 मिनट्स है। तो बेसिकली सुनिए, लेफ्ट में 10 डिग्री है और ऊपर 6 मिनट है, 6 मिनट, ठीक है, 10 डिग्री 6 मिनट। ये 0.1781 की वैल्यू है, 1786 की वैल्यू नहीं है, ये 0.1781 की वैल्यू है। तो कितना कम पड़ रहा है, 5 कम पड़ रहा है, 5। तो अब राइट साइड में देखिए, राइट साइड में कहीं 5 दिख रहा है, नहीं 3 दिख रहा है। 3 से थोड़ा और बड़ा है ना 5, 6 के नज़दीक है, 6 के ज़्यादा नज़दीक है, 3 के कम नज़दीक है। तो बेसिकली 6 वाला आप ले लीजिए। तो देखिए सुनिए, 0.1781 मिला, 0.1786 चाहिए था, कोई बात नहीं, जो मिला उसकी लेफ्ट में देखो वैल्यू 10 डिग्री, ऊपर देखो वैल्यू 6 मिनट, राइट में देखो वैल्यू, तो 5 ना मिलके 6 मिल रहा है। तो 6 के ऊपर जितना मिनट लिखा है उसे ले लो। तो बेसिकली 2 मिनट यहाँ से भी ले लो। तो देखो यहाँ पे है हमारे पास 10 डिग्री, यहाँ पे 6 मिनट और यहाँ पे 2 मिनट। अरे भैया 6 मत ले लेना यार यहाँ से, अरे ये लेना होता है। यहाँ पे तो खाली वो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखना होती है कि जो डिफरेंस जो कम पड़ जा रहा है, बेसिकली उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 डिग्री 6 मिनट और 2 मिनट, यानी कि 10 डिग्री 8 मिनट, 10 डिग्री 8 मिनट हमारा आंसर है। सो यहाँ पे हमको वैल्यू आ रही है 10 डिग्री 8 मिनट, ठीक है, 10 डिग्री 8 मिनट। और बेसिकली इस तरीके से एंगल बन रहा है, और ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये डायरेक्शन नॉर्थ है। तो यहाँ बेसिकली हम क्या कहते हैं मालूम है कि ये जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है, ये आ रही है 10 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में, समझ रहे हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में, समझ रहे हो, अरे ईस्ट के नॉर्थ में, समझ रहे हो, ईस्ट के नॉर्थ में, तो ईस्ट के नॉर्थ में, तो बेसिकली ईस्ट के नॉर्थ में, तो 10 डिग्री 8 मिनट्स, ये हमारा थीटा का आंसर है। लेकिन लिसन, 8 मिनट बहुत छोटा होता है, अरे 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 8 मिनट उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो थीटा इज नियरली इक्वल टू 10 डिग्री। सो 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज द आंसर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है। तो देखिए ये रहा हमारा जवाब कि जो फाइनल स्पीड होगी फ्लाई की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो होगी 11.4 मीटर पर सेकंड, जो कि हमें भी आया, और 10 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हमें आंसर आना था। तो दोस्तों अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया और ऐसी धमाकेदार सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। हेलो एचएससी स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आपके सामने जो सवाल है वो है 9th क्वेश्चन, और वो ये कह रहा है कि एक गाड़ी है जो कि सर्कल में घूम रही है
और उसके घूमने की जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, और वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को 40 सेकेंड लगाती है। 40 सेकेंड में मतलब एक चक्कर काटती है वो। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो आइए इसे निकालने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर कोई एक गाड़ी है जो कि चक्कर लगा रही है, तो चक्कर बेसिकली होता क्या है, इट इज़ सिंपली मतलब एक सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि 2πr। तो डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो 2πr कवर कर रही है, और जो टाइम है बेसिकली वो 40 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, वैसे आर क्या होता है, वो ये होता है, ये रेडियस है ना, ये रेडियस को हम आर कहते हैं। अच्छा, अभी अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से भी घूम रहा हो भले ही, लेकिन घूमने के लिए चाहिए होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसा, अब आप बोलोगे ना कि भाई कांस्टेंट स्पीड से सर घूम रहा है, बोला भी है कि जो इसमें घूमने की स्पीड है वो 40 नहीं 50 बोला है, 50 मीटर पर सेकेंड है। तो घूमने की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है सर, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड तो एक्सेलरेशन कैसा? अरे भैया, गोल घूमने में एक्सेलरेशन लगता ही लगता है, और उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये बात हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। तो सॉरी, ए बार इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। तो बेसिकली उसकी वैल्यू चाहिए हमें, उसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बेसिकली सिंपली ओमेगा स्क्वायर आर, है ना माइनस साइन लेंगे ना वेक्टर्स लेंगे। तो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर इसे आप है ना एक्चुअल में वी स्क्वायर बाई आर भी कह सकते हैं, यहाँ पे आर आ जाएगा। अब मतलब सॉरी, वी स्क्वायर बाई आर कह सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इज वी बाई आर, या वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो आप चाहे ओमेगा स्क्वायर आर से कैलकुलेट करें, चाहे वी स्क्वायर बाई आर से कैलकुलेट करें, एक ही बात है। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे कैपिटल आर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्यों कैपिटल आर इस्तेमाल करते हैं? अरे भाई मजबूरी है, यहाँ पे लिख दिया, पहले आर लिख दिया ना कैपिटल आर, तो अब इसको हमें कैपिटल आर लेना पड़ेगा, तो कैपिटल आर ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 50 डिवाइड बाई आर। अब ये आर कैसे निकाला जाए, है ना, ए निकालना है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना है, तो आर कैसे निकाला जाए? तो देखिए, वी इक्वल्स टू क्या होता है, वी इक्वल्स टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो बेसिकली डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 2πr है ना। अभी मैंने बोला था डिस्टेंस कितना है, एक चक्कर काट रहे हो तो डिस्टेंस कितना है, 2πr यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली 2πr है, तो 2πr इज़ vt, यानी कि r की वैल्यू vt बाई 2π है। सिंपली r की वैल्यू vt बाई 2π है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करता हूँ, वी स्क्वायर जैसे का तैसा रहने देता हूँ। तो यहाँ पे वी स्क्वायर है, और r की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ vt बाई 2π। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक v कैंसिल कर सकता हूँ, इस 2π को ऊपर ले जा सकता हूँ। तो ये जब 2π ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2π v बाई टी। तो एक्सेलरेशन बन जाएगा 2π v बाई टी। सो देखिए 2 इंटू 3.14 इंटू वेलोसिटी कितनी है हमारी, 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है हमारा, 40 सेकेंड। तो बेसिकली हमें देखिए क्या आने वाला है, चलिए आइए इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। सो 2 इंटू पाई, अच्छा पाई पहले से बना हुआ, 3.14 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 2 इंटू पाई इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हमको आ रहा है 7.8539। इतना लंबा नहीं लेंगे, 2 डिजिट तक लेंगे खाली डेसिमल प्लेस के बाद। तो 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चलिए आइए चेक कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में क्या आंसर दिया है। सो बेसिकली टेक्स्ट बुक में भी आंसर वही दिया है, 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया है कि ये प्रॉब्लम हमने कैसे किया। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल की लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। हेलो HSC स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो क्वेश्चन है 10th वाला वो ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल में मूव हो रहा है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बंदा सर्कल में जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड है उसकी 15 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस जो सर्कल का बन रहा है वो 2 मीटर का रेडियस है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पूछ रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो ये बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम जैसा है।
तो दोस्तों जो पार्टिकल है बेसिकली सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल का उन लोग ने रेडियस हमें बता दिया है। सर्कल का जो रेडियस है वो 2 मीटर का रेडियस है, और जो घूमने की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। सो रेडियस की वैल्यू और हमें स्पीड की वैल्यू दे दी है। एक्सेलरेशन निकालना अब हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन कौन सा वाला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कल में जब भी घूमते हैं तो एक तरीके का एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में अगर घूम रहे तो, ठीक है। सर्कल में अगर यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहे तो एक ही तरीके का एक्सेलरेशन होता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंटर की तरफ देखने वाला एक्सेलरेशन। तो बेसिकली वो एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो यहाँ पे हमें वैल्यू आ जाएगी 15 × 15 डिवाइड बाई 2। सो बेसिकली क्योंकि r 2 है ना, अरे भैया r 2 है और v कितना है 15 है, तो बेसिकली 15 × 15 225 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 225 का आधा कितना होगा, सो 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल भी ये लिखना भूलना मत, ठीक है। एग्जाम्स में, एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके नॉर्मल कॉलेज एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको यूनिट्स लिखना होते हैं, ठीक है, हमेशा लिखना होते हैं। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का मतलब जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 11.2 बोल रहा हूँ, सॉरी 112.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो जाती है मुझसे गलती, कोई और तेज बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी वेरी मच। हेलो एचएससी स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 11, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन का। मतलब चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। तो बेसिकली ये जो थर्ड चैप्टर है इसका लास्ट प्रॉब्लम ये है कि भाई एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे फेंका गया। ये एंगल 30 डिग्री किसके हिसाब से मेजर किया गया है, हॉरिजॉन्टल, जमीन के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली जमीन के हिसाब से 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, उसकी वेलोसिटी का रेंज क्या होगा, मतलब वेलोसिटी किस दो वैल्यूज के बीच में आएगी, मतलब किस दो वैल्यू के बीच में होना चाहिए जिससे कि उसकी जो रेंज है 40 से 50 मीटर के बीच में हो। मतलब यानी कि हम अगर उसे फेंकें तो कितनी स्पीड से फेंकें जो बेसिकली उसकी रेंज 40 से लेकर 50 तक की आ जाए, ठीक है। अज्यूम ये करना है कि भैया जो g है ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 9.8 ना लेके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। सो दी गई जानकारी के अनुसार जो थीटा है वो 30 डिग्री है। अरे यार ये पेन अच्छा नहीं है, दूसरा पेन चुनता हूँ। सो बेसिकली ये अच्छा लग रहा है। सो थीटा इज 30 डिग्री एंड जो रेंज चाहिए आपको है ना, वो रेंज कितनी से कितनी चाहिए, 40 मीटर से लेके 50 मीटर तक की रेंज चाहिए। इसके बीच में आपको जो है फेंकना है, इतनी दूरी पे आपको फेंकना है। तो स्पीड की रेंज क्या होगी, स्पीड की रेंज क्या होगी, सो दैट इज द क्वेश्चन। तो स्पीड की रेंज क्या होगी, तो देखिए इतना तो समझ में आ गया कि रेंज न तो 40 है न तो 50 है, बल्कि 40 और 50 के बीच में है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 40 और 50 के बीच में है रेंज, ऑब्वियसली लिख सकता हूं यार। मैथमेटिकली ऐसे तो लिखा जाएगा, मैथमेटिकली ऐसा ही तो लिखा जाएगा ना। रेंज चाहिए 40 और 50 के बीच में। रेंज का क्या होता है फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। तो बेसिकली u² स्पीड निकालना है ना, इसलिए u² को अकेला छोड़ दो, u² को अकेला छोड़ दो, बाकी g/sin 2θ नीचे यहां ले आओ और वैसे यहां भी ले आओ। अरे दोनों जगह लाना पड़ेगा यार, दोनों जगह लाना पड़ेगा। तो बेसिकली 40 × g/u², u² नहीं आएगा, sin 2θ, यार हो जाती गलती है यार, माफ कर दो। वैसे 50 × g/sin 2θ, ठीक है। तो 50 × g/sin 2θ। तो बेसिकली u² इन दोनों के बीच में आना चाहिए, यानी कि u किसके बीच में आना चाहिए, √of 40g/sin 2θ, √of 50g/sin 2θ। अब थीटा तो हमें दिया हुआ है, तो बेसिकली थीटा कितना दिया हुआ है, चलिए आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 40 × g की वैल्यू 10 बोली गई है, 10 कहा गया कि भैया 10 ही लेना। यहां भले लिखा ना हो मैंने, बट वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। और sin 2θ 2 × 30 बोले तो 60, तो sin 60 बोले तो √3/2। तो बाई 2 जो है ना ऊपर ले आता हूं, है ना, जिंदगी आसान हो जाएगी। वैसे ही यहां पे भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली 50g जो है 50 × 10 × 2 यहां आ जाएगा। sin 2θ मतलब sin 60 मतलब √3/2, तो √3 सिर्फ नीचे छूट जाएगा, बाकी जो है आपका 2 ऊपर चला जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है यार, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो बेसिकली देखिए हमें क्या मिलने वाला है, आइए इसे हम कैलकुलेटर से निकालें। सो बेसिकली √of क्या था, 40 × 10 × 2 × रूट इंटू नहीं था, और
डिवाइड था, सो डिवाइड बाई √3। अब एक और रूट लगाना पड़ेगा, तो √3, और ये जो है मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो बेसिकली मुझे आ रहा है, अरे यार यही था यार, देख लो, 40 × 10 × 2 बाई √3। अब यकीन हुआ? सो वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है वैल्यू? 21.491। सो 21.49 हम लोग ले लेंगे। सो लेफ्ट साइड में आ गया 21.49 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई इनिशियल स्पीड की वैल्यू। अच्छा, अब ये राइट साइड पे भी तो लेना पड़ेगा, तो बस हमें खाली फर्क क्या करना है बताइए, 40 जहाँ लिखा था ना वहां मिटा के हमें 50 कर देना है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। सो यहाँ पर मैं 4 हटाता हूँ और 5 लगा देता हूँ, तो आंसर आ रहा है 24.028, यानी कि सिंपली 24.03। सो राइट साइड में आ गया 24.03 मीटर पर सेकंड, यानी कि अगर आपने 30 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, 30 डिग्री पर आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और उसकी स्पीड है ना इन दोनों के अगर बीच में रखी ना, तो रेंज भी है ना 40 से 50 के बीच में आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एंगल चेंज नहीं करना, एंगल चेंज नहीं करना है, खाली ताकत से जो बॉल फेंक रहे हो वो ताकत चेंज करनी है। तो इससे और इसके बीच में अगर आप फेंक पाए तो 40 से 50 मीटर तक की जो दूरी है वो आपका प्रोजेक्टाइल तय कर लेगा। तो दोस्तों हमें जो है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होना चाहिए, उसका आंसर मिल चुका है। तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे चैनल की लिंक अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके। बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे जब भी वीडियोस अपलोड हुआ करें तो सबसे पहले आप उसे देख पाएं, जल्द से जल्द देख पाएं। उसके अलावा बेसिकली जो है आप कमेंट में मुझे थोड़ा मोटिवेट करें, बताएं कि आपको मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगता है, मुझे चेंज करना चाहिए कि ऐसा ही रखना चाहिए, मुझे फीडबैक दें बेसिकली, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय, सी यू।